Hello everyone and welcome back. In today's video, we'll discuss this article of the Hindu editorial page. But before I begin, I request all of you to subscribe to the channel and press the beautiful bell icon there, and you will get notified about all the upcoming lessons. My dear friends, हल्द्वानी इविक्शन के बारे में आप लोग पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे। हल्द्वानी इविक्शन, हल्द्वानी है क्या? इट इज़ अ प्लेस इन उत्तराखंड। इविक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? इविक्शन वर्ड का मतलब ये होता है रिमूवल। रिमूवल मतलब किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पीपल को किसी जगह से या फिर उनके बिल्डिंग से हटा दिया जाना। हटाने की जो प्रक्रिया है उसका जो नाउन वाला फॉर्म है उसे हम कहते हैं इविक्शन। इशू मतलब हो गया मुद्दा। तो ऑन द हल्द्वानी इविक्शन इशू हल्द्वानी में लोगों को उनके जगह से हटाए जाने का जो मुद्दा है, उस मुद्दे पर क्या आया है? अ टाइमली हॉल्ट। हॉल्ट आप लोगों ने सुना होगा, गांव से अगर आप बिलोंग करते हैं तो बड़े स्टेशंस, रेलवे स्टेशन जो होते हैं, बड़े स्टेशंस, उनके बीच में जहां पैसेंजर ट्रेन रुकती है, जो छोटा सा एक स्टॉपेज होता है जिसे आप लोग कहते हैं हॉल्ट। तो हॉल्ट मतलब हो गया स्टॉप, स्टॉप करना किसी को। टाइमली एडजेक्टिव है यहाँ पे, बिल्कुल समय पे लगाया गया स्टॉपेज, समय पे लगाया गया लगाम, रोक दिया गया। क्या रोक दिया गया? किस मुद्दे पर रोक दिया गया? हल्द्वानी में जो लोगों को उनके जगह से हटाए जाने का मुद्दा था वो। तो इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने से पहले जो भी ये आर्टिकल है, मैं आप लोगों को इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। बहुत ही लंबे समय से हल्द्वानी में जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का ट्रैक जो है, आपको पता है कि कहीं भी कोई भी रेलवे स्टेशन हो, देश का, राज्य का या फिर जिले का, वहाँ पे अगल बगल झुग्गी झोपड़ियाँ में लोग रहना शुरू कर देते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। तो दशकों से लोग वहाँ पे रह रहे थे, बस दशकों से लोग वहाँ पे रह रहे थे। अच्छा, मजे की बात यह है यहाँ पे कि यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, जो इस पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, यहाँ पर जो ज़्यादातर रहने वाले लोग थे उनमें मुसलमान थे, ज़्यादातर की संख्या मुस्लिम्स थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे मुद्दे सामने आते हैं तो इनमें कुछ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो ही जाती है। तो कम्युनल टोन, कम्युनल जो मुद्दे हैं, कम्युनल मुद्दे का रूप ये भी शायद ले ले आगे चल करके, क्योंकि पॉलिटिक्स तो होने ही लगती है इन सारी चीज़ों पे। तो दशकों से जो लोग रह रहे थे उसमें जो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया, रेलवे ने जाकर के अपना मुद्दा उनके सामने रखा कि ज़मीन तो रेलवे की है, रेलवे के ट्रैक को आगे हमें और बढ़ाना है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, सेफ्टी मिल सके। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया वहाँ के रहने वाले लोगों को कि आप लोग 7 दिन के भीतर जो है इस जगह को खाली कर दें। 7 दिन का समय दिया। अब लोग तो भाई बौखला ही जाएंगे, कोई भी बौखला जाएगा। इतनी कड़ाके की ठंड, इस ठंड में अचानक से कोई किसी को बोल दे, दशकों से लोग वहाँ पे रह रहे हैं और अचानक से कोई कहाँ जाएगा? यहाँ पे जहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, टेम्पल्स भी हैं, मॉस्क भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लोग भी क्या करते हैं, चले गए सुप्रीम कोर्ट में, एक पीआईएल दायर हुआ वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस डिसीजन पे स्टे लगा दिया। उसने ये बोला कि न तो रेलवे और न ही जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, अगला डिसीजन आने तक, शायद फरवरी का अगला डेट दिया गया है इसमें, आने तक वहाँ पे कोई भी नया कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं किया जाएगा। अब लोगों की दलील इसमें यह है कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कैसे आज स्टेट गवर्नमेंट, कैसे जो रेलवे है ये कह सकती है कि ज़मीन सरकारी है, गवर्नमेंट की है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं। कुछ लोगों के पास उनको रहने का आपका सर्टिफिकेट भी है, जो है उनको गैस वगैरह के, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत सारी चीज़ों को लोग सर्टिफिकेट्स दिखा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उनको सबको दरकिनार करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि लोगों को हटाया जाए। तो मुद्दा अभी ये पूरा उलझा हुआ है। इसी मुद्दे पे आगे हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आगे देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट में ले डाउन, मस्ट है मतलब ऑब्लिगेटरी है, करना ही चाहिए। ले डाउन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रूल्स वगैरह को इंप्लीमेंट करना, रूल वगैरह बना देना। तो सुप्रीम कोर्ट को बना ही देना चाहिए। क्या कहते हैं? रिहैबिलिटेशन नॉर्म्स। रिहैबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि बैक टू योर हेल्थ और योर प्रीवियस लाइफ। जो आपकी स्थिति पहले थी उसी स्थिति में पहले आ जाना, यानी पुनर्निवास की बात हो रही है इन हिंदी अगर घर के सेंस में किया जाए इसे। तो सुप्रीम कोर्ट को रिहैबिलिटेशन नॉर्म्स फॉर एविक्शन फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस। पब्लिक स्पेसेस का मतलब क्या हो गया कि जो सरकारी ज़मीन है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी जॉब, पब्लिक बसेस, सरकारी बसेस, है ना। तो पब्लिक स्पेसेस का मतलब जो सरकारी ज़मीन है जिस पे कई सालों से लोग रह रहे हैं, तो ये या तो शुरू में उनको रोक दिया जाए कि भाई मत रहिए आप, लेकिन दशकों से जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे 40 साल, 50 साल, 60 साल से, तो रहते रहते वो अपना घर ही वहाँ बना लेते हैं। तो
तो ये हुआ था कि जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है तो वो उन्हें वहाँ से हटाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे यही ऑथर ने बोलने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट को रिहैबिलिटेशन के कुछ नॉर्म्स बनाए चाहिए, यानी कि अगर पब्लिक प्लेस पे लोग रह रहे हैं एनक्रोच करके, उनको वहाँ से अगर हटाया जा रहा है तो हटाने के साथ, भाई जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ लंबे समय से रहे तो जाएंगे कहाँ वो अचानक एकाएक। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पे कुछ नियम कुछ बनाए जाने चाहिए ताकि अगर उन्हें वहां से हटाया जाए तो कहीं और रहने की व्यवस्था की जाए। तो ये है पूरा आर्टिकल। आइए अब इसे लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे द सुप्रीम कोर्ट्स टाइमली इंटरवेंशन, ये द लगा हुआ है, ये लगा है इस इंटरवेंशन के लिए। टाइमली मतलब समय से, सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप है ये पूरा का पूरा बन गया सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है, हैज हॉल्टेड। सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन है, दखल अंदाजी है, उसने रोक दिया। क्या रोक दिया, द लगा है तो कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा, इविक्शन। इविक्शन मतलब द प्रोसेस ऑफ आस्किंग समवन टू लीव अ पर्टिकुलर प्लेस। तो उनको हटाए जाने की, किस तरह का हटाए जाने की प्रक्रिया, रिमूवल प्रक्रिया, जबरदस्ती से। सुप्रीम कोर्ट ने का जो इंटरवेंशन है उसने रोक दिया फोर्सफुली हटाए जाने की प्रक्रिया को। कितने लोगों के लगभग 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 50,000 लोग, 50,000 लोग, यानी कि ये जो हल्द्वानी उत्तराखंड का जगह है, यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक, जो रेलवे लाइन या स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों की संख्या जो दशकों से रह रहे हैं, वहाँ पे लोगों की संख्या लगभग लगभग 50,000 के पास है। तो 50,000 लोगों को, जो लोग उत्तराखंड में थे, हल्द्वानी से हटाए जाने का जो फोर्सेबल जो एक्ट था, फोर्सफुली हटाए जाने का एक्ट, उसको सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप है उसने उस पर रोक लगा दिया। अच्छा, उत्तराखंड की बात हो रही है, वेयर लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या बोला इसके बारे में, वेयर द ऑक्यूपेंट। ऑक्यूपेंट्स का मतलब होता है रेसिडेंट्स, रहने वाले लोग, जहां पर उस पर्टिकुलर जगह पे ऑक्यूपेंट जो रेसिडेंट्स है, जो निवासी है वहां के, आर अक्यूज, एक एडजेक्टिव है, अक्यूज के बाद हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। अक्यूज ऑफ मतलब दोष लगाया जाना। ऑक्यूपेंट जो वहां के रेसिडेंट्स हैं उन पे ये दोष लगाया गया है, ये आरोप लगाया गया है, स्क्वैट। स्क्वैट एक वर्ब है, इस वर्ब का मतलब ये होता है टू लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर। तो इसका ये मतलब निकल गया ना कि वहाँ के जो लोग हैं उन पे कहीं रहने का आरोप लगाया गया। कहाँ रहने का, रेलवे की प्रॉपर्टी पे लगाया गया है फॉर डेकेड्स, मतलब दशकों से वो लोग वहाँ रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं, रेलवे की प्रॉपर्टी पे, और बिना उनके परमिशन के। तो ये जाहिर सी बात है, एनक्रोच करके हमारे रहे हैं, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो यही है। तो ऑक्यूपेंट्स मतलब लोग, तो इनको उत्तराखंड में हल्द्वानी से हटाए जाने के लिए, जो लगभग 50,000 संख्या में लोग हैं, जो हटाए जाने का जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का डिसीजन था, उस डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन ने रोक लगा दिया। आगे, द उत्तराखंड हाई कोर्ट, अब यही सब्जेक्ट है चूंकि सिंगुलर है, हैड टेकन, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या लिया था, अ टफ स्टैंड, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेप, एक बहुत ही सख्त रवैया अपनाया, किनके खिलाफ, अगेंस्ट द रेसिडेंट, जो वहां के निवासी हैं उनके खिलाफ, एंड पास्ड, ये एंड एक कंजंक्शन है, यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म आया है, इसी के साथ थर्ड फॉर्म ये हेड वाला ही लग गया यहाँ पे। सब्जेक्ट इसका क्या है आपका, ये जो बन गया है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पास कर दिया क्या, अ स्लीव ऑफ। अ स्लीव ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अ नंबर ऑफ, मतलब कई सारे डायरेक्शंस, निर्देश दे दिए। किसने निर्देश दिए, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। क्या जो डायरेक्शंस दिए, वो डायरेक्शंस क्या थे, दैट वुड हैव एंटेल्ड। एंटेल का मतलब होता है टू इन्वॉल्व समथिंग, किसी चीज को इन्वॉल्व कर लेना। जिसने इन्वॉल्व कर लिया क्या, जिसमें इन्वॉल्व था, क्या था, इविक्शन। रिमूवल मतलब किसी को निकाल दिया जाना विद इन अ वीक। किसको निकाले जाने के बाद चल रही थी, वही 50,000 लोगों को निकाले जाने के बाद थी। ऐसे कई सारे डायरेक्शंस दिए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, उसमें एक ये भी था कि निकाला जाए विद इन अ वीक। बैक्ड बाय फोर्स, बैक्ड बाय फोर्स का मतलब ये निकला कि सपोर्ट, बैक मतलब टू सपोर्ट भी होता है, बाय फोर्स मतलब बलपूर्वक उनको हटाया जाए, इंक्लूडिंग, सम्मिलित करते हुए एक प्रपोजिशन है, द डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज, मतलब भीड़ तो ज्यादा है, अगर वो नहीं हटेंगे तो फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया कि इनको हटाया जाए विद इन अ वीक, 7 दिन के भीतर ही उनको बलपूर्वक। और क्या किया गया यहाँ पे, डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, यानी कि जो सेना है पैरामिलिट्री, उसको के डिप्लॉयमेंट मतलब इस टुकड़ी को वहां भेजा जाए और इसके थ्रू उनको हटाया जाए। आगे दिया, इट इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या, द बेंच, द बेंच यहाँ पे कुछ और नहीं है, वो जो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, जो सुप्रीम कोर्ट है, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर समझते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग कोई बुक पढ़ते हैं,
उसमें एक हाइलाइटर रखे रहते हैं, उस हाइलाइटर से आप उसके लाइन नीचे ऐसे खींच लेते हैं या उसके ऊपर ऐसे कलर बना लेते हैं पूरा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्टेटमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो अंडरलाइन ही अंडरस्कोर का सिनोनिम है। तो अंडरलाइन करके अगर कोई काम करते हैं आप, तो इसका ये मतलब है कि आप उसे इम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंडरस्कोर का मतलब क्या निकल गया? टू इम्फेसाइज समथिंग। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या बहुत महत्वपूर्ण बात है? कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इम्फेसाइज किया, अंडरस्कोर किया। क्या इम्फेसाइज किया? द ह्यूमन एंगल। ह्यूमन एंगल का मतलब यहाँ पे ये है कि चलिए माना ये बात कि रेलवे ट्रैक हल्द्वानी जो जगह है, वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक के अगल बगल जो रहने वाले लोग हैं, उनके पास कोई लीगल राइट्स नहीं है कि वो वहाँ पे रहें, उनके पास ऐसा कोई पेपर नहीं है। चलिए मान लिया जाए कि वो जो जगह है वो रेलवे की ज़मीन है, लेकिन जो दशकों से रह रहे हैं वो अचानक से कैसे हटा दिए जाएं? ह्यूमैनिटी भी कुछ होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के का ये डिसीजन है, जिसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट के डिसीजन को, वर्डिक्ट को खारिज कर दिया गया। उन्होंने बोला कि अभी रुक जा, मतलब अभी कोई डिसीजन नहीं दिया, बस इतना कह दिया गया कि अभी कोई नया काम नहीं होगा दोनों पक्षों की तरफ से, चाहे जो लोग रह रहे हैं वो, चाहे वहाँ के जो रेलवे है, रेलवे डिपार्टमेंट, दोनों को मना कर दिया। तो इसमें यही बात ध्यान देने वाली है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है, इसने ह्यूमन एंगल यानी कि मानवता को भी ध्यान दिया टू द इशू मतलब इस मुद्दे पर, एंड स्पोक अबाउट, और क्या बोला? द नीड, जरूरत को, किसके? फॉर रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब उनके रहने की कहीं कोई और व्यवस्था की जाए, बिफोर एविक्शन मतलब उनको वहां निकाले जाने के पहले, व्हाइल स्टेइंग द ऑर्डर्स। व्हाइल स्टेइंग द ऑर्डर कहते टाइम को बता रहा है, स्टे ऑर्डर्स मतलब ऑर्डर को रोक दिया गया। मतलब कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उसको रोक दिया गया। बोला यह गया कि उनको निकालने से पहले कुछ रिहैबिलिटेशन की जो जरूरत है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला, और मानवता के एंगल को मतलब मानवता के पहलू को भी दिमाग में रखा। इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। इन एन अर्लियर राउंड ऑफ लिटिगेशन ओवर द सेम लैंड। सेम लैंड का मतलब क्या? हल्द्वानी रेलवे जो जमीन है वहां की बात हो रही है, हल्द्वानी के बारे में बात हो रही है। वही जो लैंड है उस पर जो लिटिगेशन, जो याचिका डाली गई थी, उसकी जो अर्लियर राउंड थी इसके पहले, वहां पे क्या हुआ था? विच ज्वाइंस द हल्द्वानी रेलवे स्टेशन। मतलब कि वो जो लैंड है, ये किस लैंड के बारे में बात हुई है? यहाँ पे बताया गया है कि जो रेलवे स्टेशन को जोड़ती है। कोर्ट ऑर्डर्स, कोर्ट के जो आदेश थे, हैड अलाउड, उसने अलाउ किया था क्या? उसका ऑब्जेक्ट हो गया प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही को, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? इंडिविजुअल ऑक्यूपेंट्स। इंडिविजुअल ऑक्यूपेंट्स का मतलब क्या निकल गया? कि जितने भी वहां के रहने वाले रेसिडेंट्स हैं, इंडिविजुअल, एक एक के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की बात की गई थी। किसके अंडर? अंडर द पब्लिक प्रीमाइसेस। आगे दिया गया है एक्ट 1971, यानी पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट मतलब सरकारी संपत्ति जो एक्ट है 1971 के अकॉर्डिंग, हर एक इंडिविजुअल, जो लोग वहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब रेलवे की जमीन पर जो कब्जा किए हुए हैं, जो इंक्रोच किए हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। ठीक है, ये है क्या? इविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स। इविक्शन मतलब क्या? अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट मतलब कि ऐसे निवासी जिनके पास अथॉरिटी नहीं है, उनको बाहर निकालने का ये एक्ट है। तो इस एक्ट को निकालने का आदेश दिया, और क्या बोला? टू बी कंप्लीटेड, कि कंप्लीट हो जाना चाहिए। दिस टाइम, इस समय भी क्या था आपका? इट वॉज ऑन अ PIL, मतलब इस बार भी ये PIL की ही बात हुई थी। दैट द हाई कोर्ट ने पास किया था अपने ऑर्डर को। द हाई कोर्ट्स डिटेल्ड जजमेंट शोज, हाई कोर्ट का जो पूरा विस्तृत ये जजमेंट है, ये क्या दिखाता है? दैट कि द रेजिडेंट्स क्लेम इज ट्रेसेबल। रेसिडेंट्स देखिए प्लूरल है, जब भी कोई नाउन प्लूरल हो, उसके एंड में एस लगा हो और उसमें अपॉस्ट्रोफी लगाना होता है, तो हम वहाँ पे दोबारा एस नहीं लगाते क्योंकि हिजिंग साउंड होता है। तो ये अपॉस्ट्रोफी सिर्फ पहले वाले एस के बाद ही लगाते हैं, दूसरा वाला एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो यानी सेंटेंस सही है दैट जो डिसीजन आया है कि रेसिडेंट्स का जो क्लेम है, जो वहाँ के निवासी हैं, उनका जो दावा है, ट्रेसेबल मतलब जिसको कहीं से जोड़ा जा सके, वो ट्रेसेबल है। उस चीज को, उस दावे को जोड़ा जा सकता है टू अ 1907 ऑफिस मेमोरेंडम। मतलब कि एक यह मेमोरेंडम था 1907 ऑफिस मेमोरेंडम, मतलब कि जो निवासियों का दावा है, जो दावा कर रहे हैं ना, हमारे पास, हम यहाँ पे दशकों से रह रहे हैं। ऐसा होता नहीं है क्या कि कोई किराए का मकान है, वहाँ पे लोग कई सालों से रह रहे हैं, तो रहते रहते वो मकान मालिक पे दावा कर देते हैं कि हमने इतने समय से इनको रेंट दिया हुआ है, इसलिए अब ज़मीन मेरी है, हम टैक्स दे रहे हैं। तो वैसा ही कुछ बोला गया यहाँ पे कि दशकों से जो ये लोग रह रहे हैं वहाँ पर,
इनका जो दावा है कि ज़मीन उनकी है, इनके नाम, इनके जो डॉक्यूमेंट्स में जो ये पेश कर रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है, उसको सिर्फ जोड़ा जा सकता है इस ऑफिस मेमोरेंडम जो 1907 का था। ये क्या था आपका, यह मेमोरेंडम ये कहता है दैट सेज द एरिया टू बी मैनेज्ड अंडर रूल्स पर्टेनिंग टू नजूर लैंड। मतलब ये नजूर लैंड के बारे में बात की गई है यहाँ पे। अब आप ये समझिए कि नजूर लैंड होता क्या है। नजूर लैंड जनरली एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ही होती है, गवर्नमेंट की ही एक नॉन फर्टाइल लैंड होती है जहाँ खेती वगैरह नहीं, जिसको यूज़ किया जाता है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्पज से यूज़ किया जाता है। रोड हो जाएगा, रेलवे ट्रैक्स हो जाएंगे, हॉस्पिटल्स हो जाएंगे, अब कोई दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी बन जाए वहाँ पे। तो ये इन्होंने ये कहना चाहा कि अल्टीमेटली जो लोग वहाँ रह रहे हैं, ज़मीन तो है वो रेलवे की, अब वो भले लंबे समय से रह रहे हैं, वो ये दावा ना करें, उनके पास भले ही कोई कनेक्शन है, मतलब गैस कनेक्शन है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रही है, पानी का, हॉस्पिटल्स, सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं, तो ये नजूर लैंड के एक्टिविटी में ही आता है इस मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग, कि अब वो अल्टीमेटली पर्टेनिंग टू का मतलब होता है रिलेटेड टू नजूर लैंड, ये जमीन उन्हीं की है, मतलब सरकार की है, इस पर वो कोई दावा नहीं कर सकते। एक्चुअल में होता क्या है, जो नजूर लैंड होती है, इसमें कई बार आपने केसेस सुने होंगे कि सरकारी जमीन को कुछ लोगों ने बेच दिया, अब बाद में सरकार आई तो जिसको बेचा गया वो सही दस्तावेज ना देखा, डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, तो फिर उसे छीन लेती है। तो जो सरकारी ज़मीन होती है उसको लोग बेच नहीं सकते हैं, उसको लोग खरीद नहीं सकते हैं, वो कोई दूसरा बंदा उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ सरकार ही कर सकती है जो कर सकती है। यहाँ बोला गया कि द कोर्ट ने क्या बोला, हैज़ रूल्ड, उसने क्या रूल किया, दैट कि इट वॉज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्डर, ये गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है, दैट बट लेकिन ओनली अ कम्युनिकेशन, ये सिर्फ एक टाइप का कम्युनिकेशन है ऑन हाउ कि कैसे टू मैनेज द लैंड को कैसे मैनेज किया जाए, जमीन को कैसे मैनेज किया जाए, एंड इट डज नॉट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग इट एज नजूर लैंड। और इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, अमाउंट टू का मतलब कोई पर्टिकुलर चीज जो यहाँ बात कही गई उस बात को इसे जोड़ देना। तो आप ये बिल्कुल ऐसा ना समझें कि जमीन बिल्कुल ये नजूर लैंड ही है। क्यों, दैट इज, इसका मतलब यह है कि लैंड दैट हैज फॉलन इनटू द हैंड ऑफ द स्टेट बाय एस्टेट। एस्टेट मतलब समझते हैं क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जैसे किसी ज़मीन का कोई ओनर है, उसकी डेथ हो जाती है और उसका मतलब कोई हेयर नहीं है, कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं है, कोई उसने वसीयत नहीं बनाई है, तो वो ज़मीन या फिर वो प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टेट के पास चली जाते हैं, मतलब सरकार के पास चली जाती है। तो ये बोल रहा है कि ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे कोई दावा करने की कोशिश ना करे, नजूर लैंड तो वैसे भी ज़मीन की ही, नजूर लैंड में हम सरकारी ज़मीन की ही बात करते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल ये भी ना कोई समझे कि बिल्कुल वैसा ही है। क्यों वैसा नहीं है कि अब भाई आप रह रहे हैं वहाँ से, तो आपने वसीयत मतलब कोई ऐसा दावा ना कर दे कि भाई ठीक है हम यहाँ पर रह रहे हैं तो हम दावेदार तो हैं ही ना, हमारे कई वंशजों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो बोले कि ऐसा भी समझने की आपको ज़रूरत नहीं है कि स्टेट के पास चली गई क्योंकि ऐसा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज वन ऑफ, जैसा कि वन ऑफ द नजूर रूल्स, जो कई सारे रूल्स हैं नजूर रूल्स जो आते हैं नजूर लैंड के अंतर्गत, नजूल रूल्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं, इज दैट, वो ये है, देयर कैन नॉट बी, इसमें ये बोला गया कि कैन नॉट बी सेल, मतलब कुछ बेचा नहीं जा सकता, कोई चीज़ किराए पर नहीं दी जा सकती। द कोर्ट, मतलब इस बात को दिमाग में रखते हुए जो उत्तराखंड हाई कोर्ट थी उसने रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। क्या क्या मना कर दिया, ऑल क्लेम्स, सारे के सारे दावे मेड बाई, ये देखिए पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पे मेड बाय मतलब विच वर मेड बाय, तो विच और वर को हटा करके इससे पार्टिसिपियल फ्रेज बना दिया गया है। मतलब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस बेसिस पर कि जो नजूल रूल्स है, इसमें कोई भी ज़मीन, इस एक्ट के अंदर कोई भी ज़मीन जो है न तो बेची जा सकती है, न खरीदी जा सकती है, न किराए पर दी जा सकती है, उसने ऑक्यूपेंट्स, निवासियों के जो भी दावे थे उन सबको उसने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, किस बेस पे इन्होंने किया था, विच वर बेस्ड ऑन, विच वर यहां से हटा दिया गया, बेस्ड ऑन किस पे आधारित थे, परपोर्टेड डॉक्यूमेंट। देखिए परपोर्टेड इस सेंटेंस में तो खैर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। परपोर्टेड का मतलब ये होता है कि अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट दैट यू प्रोड्यूस बट देयर इज नो गारंटी दैट इट इज ट्रू। जरूरी नहीं है कि वो सही हो, ऐसे दस्तावेज जिसको आप दे तो रहे हैं लेकिन ऐसी गारंटी नहीं कोई सही है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो दस्तावेज, जिस दस्तावेज की बात कर रहे हैं वहाँ के रहने वाले लोग, फॉर लीज की डॉक्यूमेंट फॉर लीज, किराए पे देने के लिए, बेचने के लिए, और इन सम केसेस परचेज थ्रू ऑक्शन, ये सारे जो दस्तावेज दे रहे हैं, इन सारे दस्तावेज जो कि दिए गए, ये सारे के सारे दावों को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया इस बेसिस पर कि सब बेकार की बातें हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नजूल रूल्स के अंतर्गत कोई भी जमीन कोई दूसरा इंसान ना तो खरीद सकता है ना तो बेच सकता है, जो काम करेगी सरकार ही करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा, आसान है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन
ऑक्यूपेंट्स ऑफ पब्लिक लैंड, मतलब जो सरकारी ज़मीन है, ऑक्यूपेंट्स जो सरकारी ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं उनके बीच का, अब ये प्रेपोजिशन है, ये सब के सब क्या है, इसके ऑब्जेक्ट एंड द स्टेट, ये जो है आपके स्टेट तक पूरे ऑब्जेक्ट हैं। तो इन दोनों के बीच का जो ये अब कॉन्फ्लिक्ट है, जो विवाद है, किसके किसी बीच में, सरकारी जमीन पे रहने वाले लोग और राज्य, वो राज्य दैट वांट्स टू रिक्लेम द लैंड। अब देखिए ये जो दैट वांट्स टू रिक्लेम द लैंड, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि इस स्टेट को क्वालिफाई कर रहा है। तो राज्य जो कि रिक्लेम द लैंड का मतलब है दोबारा से उसे पाने का दावा करना, रिक्लेम दोबारा से पाना। जो राज्य उसे, राज्य मतलब क्या, जो रेलवे की प्रॉपर्टी है वो उसे वापस लेना चाहती है ये लोग, और जो ऑक्यूपेंट्स लिखे गए जो पब्लिक लैंड पर रहने वाले लोग हैं, निवासी, उन दोनों के बीच का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे देखिए कि इसका वर्ब प्लूरल आया है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, आर अ नेवर एंडिंग सागा, सागा मीन्स अ लॉन्ग स्टोरी, एक बहुत ही लंबी, कभी ना खत्म होने वाली एक स्टोरी है हमारे देश में। मतलब जो एनक्रोचमेंट की जो प्रॉब्लम है, एनक्रोचमेंट मतलब क्या, कि लोग जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर लोग बिना गवर्नमेंट के परमिशन से, बिना ओनर के परमिशन से रहने लगते हैं, उस जगह को घेर लेते हैं। जब कई साल बीत जाते हैं, रहते रहते रहते, तो लोग उस पर दावा करने लगते हैं कि अब ये ज़मीन हमारी है। तो जब सरकार को उस ज़मीन की ज़रूरत होती है, एक्चुअल में होता क्या है कि हैं तो हम सभी इस देश के निवासी, मान लेते हैं रेलवे ट्रैक है, उस रेलवे ट्रैक में अभी सिर्फ एक ही ट्रैक है, एक ही ट्रेन आ रही है, एक ही ट्रेन जा रही है, बाकी ट्रैक की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान वहाँ रह रहा है तो कोई भी सोचेगा ठीक है भाई ज़मीन खाली है, रह रहा है तो क्या बुरा है, क्योंकि घर नहीं है तभी तो वो वहाँ रह रहा है। लेकिन जब सरकार को ज़रूरत ही नहीं है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज़ करने की, तो भगाती नहीं है। शायद ये एक रीज़न हो, बाकी आपका जो अनुमान हो, मैं तो ऐसा समझ पा रहा हूँ। लेकिन एक समय के बाद जब उसे, मान लेते हैं 40 साल 50 साल के बाद, जब उसे ज़रूरत पड़ती है कि चलो भाई अब इसका थोड़ा लैंड एक्सपांशन किया जाए, जो हमारी प्रॉपर्टी थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि जनता को सुविधा हो, तो जाहिर सी बात है जो लोग रहने लगे हैं, रहते 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 उनकी पीढ़ियाँ भी रहने लगी हैं। जब पीढ़ियाँ, कई जनरेशन वहाँ रहने लगते हैं, तो धीरे धीरे उनका इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो भाई वो भी अपनी जगह सही है कि हम कहाँ जाएँ। अब वो ये दावा कर देते हैं कि हमें आपने पहले क्यों नहीं रोका, जब रोकना ही था तो उस समय सो रहे थे क्या यार, तो उस समय वो सो नहीं रहे थे, उस समय ठीक है भाई रह रहे हैं, जरूरत नहीं तो रहो, क्या बुराई है। आप भी दिखते होंगे, जैसे कि आप कहीं हैं, आप ही का घर है गांव वगैरह में, जमीन बहुत बड़ी है, कोई आदमी वहाँ पे आता है, सोचता है भैया थोड़ा बगल बगल दुकान उकान खोल लेता है अगर अपना, तो आपके पास मान लेते हैं 100 बीघा के खेत है, कोई इंसान ज़मीन लिया, धीरे धीरे अपना थोड़ा बढ़ा रहा था, आप भी कुछ नहीं, चलो छोड़ो यार गरीब आदमी है, अपना काम कर रहा है। लेकिन जब वो पीढ़ियाँ, हमेशा गरीब थोड़ी रहेगा, कुछ मतलब एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसे यहाँ से मत जोड़ दीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं करते 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 वो ज़मीन थोड़ा बढ़ते 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 बड़ा हो जाता है। तो जब जिसकी वो ज़मीन है, जब उसको ये लगता है कि नहीं अब मुझे ये ज़मीन अपना थोड़ा यूज़ में लाना है, मुझे वहाँ करना है, या जो रीज़न हो हमें उसे भगाना है, तो अब कुछ सालों के बाद, दशकों के बाद, जैसे कि 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल हो गए, तब उसके जनरेशन से कोर्ट में दावा कर देते हैं कि भाई हम इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो अब ये हमें क्यों निकाल रहे हैं, अभी तो ज़मीन हमारी होनी चाहिए। तो इस तरह के दावे आप भी गांव वगैरह में देखे होंगे। तो यहाँ पे कुछ मतलब वैसा ही है। अब जो आप समझें इसमें, यहाँ ये बोला गया कि स्टेट जो मांग रही है अपने ज़मीन को, ये एक ऐसी स्टोरी है कि हमारे देश में कभी खत्म नहीं हो सकती है। तो मेनी मैन मेनी माइंड्स, तो अब कई तरह के लोग होंगे, कई तरह के उनके तर्क होंगे। अब देखते हैं आपका क्या तर्क है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको कुछ बता रहा हूँ काम करने के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे ये बताइए, देखिए रिहैबिलिटेशन जो होता है, जनरली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिहैबिलिटेशन जो है वो देना चाहिए। बाकी जिन लोगों ने इनक्रोच किया हुआ है लैंड को, उसका उनको रिहैबिलिटेट करना चाहिए तब। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे केसेस भी जो सामने आए उसकी बात हो रही है कि चलो ठीक है, हम चल करके अगर हमने रिहैबिलिटेट ही सबको करना शुरू कर दिया, हमने मतलब सरकार ने, तो लोगों की आदत बन जाएगी कि चलो वहाँ इनक्रोच कर लेते हैं, जब सरकार हमको वहाँ से दोबारा हटाएगी तो हम हंगामा करेंगे, तो हमें आगे जो है कि एज एन इंसेंटिव मिलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, इसमें आगे लिखा हुआ है सारी बात, तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। तो अब आपको ये बताना है कि जो यहाँ के लोग हैं, कमेंट में करके आप लोग बताइएगा इसे, इससे मुझे ये आइडिया लगेगा ना कि आप देख रहे हैं, आपके ओपिनियंस कहाँ हैं, कहाँ तक आप सोच पा रहे हैं। क्या उन्हें रिहैबिलिटेशन की सुविधा दी जानी चाहिए? उन्होंने अगर इसे एनक्रोच किया है, वो वहाँ पे 40-50 साल से रह रहे हैं, तो क्या उन्हें वहाँ से हटाया जाना लॉजिकली सही है? और अगर हटाया जाना सही है, क्या 7 दिन का समय पर्याप्त है, या और समय दे के उन्हें हटाया जाना चाहिए वहाँ पर, या प्रॉपर उन्हें रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए? चूंकि वो ज़मीन, या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि चूंकि वो ज़मीन सरकार की है, रेलवे की ही ज़मीन है वो, तो वहाँ पर आप कितने सालों से भी रह रहे हो, आपको अपनी व्यवस्था खुद बनाई रहनी चाहिए, आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। आप क्या इसमें आपका विचार है, इसे नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे,
तो एंडिंग सागा कभी खत्म न होने वाली। अ शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग का मतलब क्या, घरों की कमी का होना, एज वेल एज एक प्रेपोजिशन है, इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन ऑफ राइट टू शेल्टर। राइट टू शेल्टर का मतलब रहने का जो अधिकार है, इन एडिक्वेट रिकॉग्निशन मतलब रहने के जो अधिकार की जो पहचान है, जो अपर्याप्तता है, ये सारी बातों का मतलब एक और भी निकलता है, मीन्स। अच्छा एक बात समझिएगा, ये एज वेल एज प्रेपोजिशन है, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो दिया गया है ना, अ शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, तो ये जो कमी है आवासों की, ये सब्जेक्ट है और ये इसका मतलब ये भी है दैट द लार्ज नंबर, दैट लार्ज मासेस ऑफ पीपल, लार्ज मासेस ऑफ पीपल मतलब कहने का ये है कि अगर लोगों के पास शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग है, घर है ही नहीं रहने के लिए, लोगों को रहने की सुविधा है ही नहीं, तो इसका ये भी एक मतलब है, मासेस मतलब जो लोग हैं, मासेस बहुत सारे लोगों की जो संख्या है एनक्रोच कर रही है ऑन वैकेंट लैंड। वैकेंट मतलब खाली जगहों पे, अतिक्रमण का मतलब, एनक्रोच मतलब क्या होता है, टू लिव और टू एंटर अ पर्टिकुलर एरिया विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर। तो इसका यह भी एक मतलब है कि जाहिर सी बात है कि खाली जगह, जब जगह ही नहीं तो करेंगे क्या लोग, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे नाकामी किसकी आ जाती है, सरकार की, कि आखिर ऐसा क्यों है कि जब धरती पर लोग रह रहे हैं तो उन्हें रहने की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों बेरोजगारी है लोगों के पास, क्या दिक्कत है कि वो उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं कि उन्हें एनक्रोच करके रहना पड़ रहा है। भाई कोई एनक्रोच अगर कर रहा है तो कोई शौक से तो करता नहीं है, गरीब इंसान है। देखिए एक अमीर एक बार भले ही जबरदस्ती किसी का हड़प ले, लेकिन अगर कोई गरीब इंसान है तो वो रहने के लिए जगह ही ढूंढेगा, वो उसका शौक नहीं है, वो उसकी मजबूरी है कि जहां उसको जगह मिला वहां रहेगा। आप कई बार देखते होंगे कि सब्जी वब्जी वाले जो बेचते रहते हैं, अब ये देखिए एक अलग एंगल है, आप उसको अपने तरीके से जो समझना है समझिएगा, तो कई बार उन्हें मार के वहां से हटा दिया जाता है, लेकिन जो ठेले पे सब्जी बेचने वाला है, जो बहुत गरीब होता है, ये उसकी शौक नहीं है कि वहां पे खड़ा होकर को या रास्ते को घेर रहा है। ठीक है, पब्लिक को कुछ असुविधाएं होती हैं उससे, लेकिन ये भी उसकी मजबूरी है। तो आखिर वो ऐसा कर ही क्यों रहा है, क्योंकि मजबूर है। तो ये नाकामी किसकी है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये किसकी नाकामी है, उस गरीब की तो है नहीं, क्योंकि भाई वो नहीं कर पाया, गरीब है, अज्ञान है, तो ये जिम्मेदारी किसकी बचती है। तो यही चीजें यहाँ पे चल रही हैं कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, एनक्रोच कर रहे हैं वैकेंट लैंड पे। और वो जो वैकेंट लैंड है वो क्या बनता है आपका, बी इट ऑन द बेड ऑफ वाटर, जो वाटर मतलब वाटर बॉडीज का मतलब क्या निकल गया, नदी हो गया, नाले हो गए, मतलब ऐसे जो वाटर बॉडीज हैं समुद्र के किनारे, कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ियां बना करके वो रहना शुरू कर देते हैं। आगे देखते हैं इसमें, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को एनक्रोच कर लेते हैं। तो आखिर करते ही क्यों, ये भी एक सोचने का मुद्दा है। अगर उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाएंगी, उनकी प्रॉपर इनकम होंगी, देश में हर चीजें प्रॉपर चलेंगे, तो किसी को भी एनक्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अच्छी बात रही है। तो दिस ऑफन लीड्स टू अटेम्प्ट, लीड समझते हैं क्या होता है, नेतृत्व करना। इसी लीड से बनता है एक नाउन लीडर। अब ऐसी सारी चीजें जो हैं, ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब होता है प्राय, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम। प्राय होता क्या है कि नेतृत्व करते हैं किसके, प्रयासों का। दिस ऑफन लीड्स टू एफर्ट्स, कैसे एफर्ट्स को, टू एविक्ट। एविक्ट मतलब क्या होता है, निकाल के बाहर कर देना, किसको, द ऑक्यूपेंट्स, निवासियों को। एंड स्पॉन्स लिटिगेशन, स्पॉन्स का मतलब क्या होता है, टू कॉज समथिंग टू हैपन, यानी किसी चीज का यूज करना। तो ये लोग ही क्या करते हैं, याचिका दायर करते हैं कि ऐसे लोगों को निकाल के बाहर किया जाए। इनवेरिएबली, इसका मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज लगभग लगभग हमेशा, ऑलमोस्ट, ये वर्ड्स आप लोग याद करते रहिएगा, लगभग लगभग हमेशा। देयर क्लेम्स टू बी, देयर आर क्लेम्स टू बी ऑक्यूपेंसी राइट्स। ऑक्यूपेंसी राइट्स का मतलब क्या है, लगभग लगभग हमेशा ऐसे दावे किए जाते हैं। ऑक्यूपाई करना मतलब घेर लेना, भर लेना, मतलब ऐसे अधिकारों की कि हमें रहने का अधिकार है। किस पे, बेस्ड ऑन, विच आर बेस्ड ऑन, विच आर गायब कर दिया गया यहां से, अब ये फ्रेज बना एडजेक्टिव फ्रेज, विच आर बेस्ड ऑन लॉन्ग ईयर्स ऑफ स्टे एट द सेम लोकेशन। मतलब ऐसे दावे, लगभग लगभग हमेशा ऐसे दावे देखने को मिलते हैं क्योंकि हम बहुत ही लंबे, कई सालों से यहां पे हम रह रहे हैं, ऑन लॉन्ग ईयर्स ऑफ स्टे एट द सेम टाइम। अच्छा ये जो ईयर्स लिखा हुआ है ना, ईयर्स लॉन्ग नहीं होते हैं, ये ग्रामेटिकल एरर है। बेस्ड ऑन मेनी ईयर्स ऑफ स्टे, ये मेनी होना चाहिए था, ये यहाँ गलत हो गया है। अब ऐसा ही था ये, लेकिन लॉन्ग अगर लगा दिया तो फिर लॉन्ग तो जो है आपका वो तो लेंथ को बताएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मेनी ईयर्स, मतलब सही जो होना चाहिए था ग्रामेटिकली, कि ऐसे दावे हमेशा से दिखाई दिए हैं कि मेनी ईयर्स ऑफ स्टे, की कई सालों से अगर हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रह रहे हैं तो उस पर रहने का अधिकार हमारा हो जाता है। इसका मतलब ऐसे दावे तो लगभग हमेशा देखने को मिले हैं। देयर आर कोर्ट जजमेंट्स, मतलब कई सारे ऐसे कोर्ट जजमेंट्स रहे हैं दैट स्ट्रेस,
जो कि जोर देते हैं रिहैबिलिटेशन पुनर्निवास मेजर्स के, मतलब ऐसे उपायों के, ऐसे स्टेप्स की कि उन्हें भाई हटा रहे हैं अगर वहाँ से तो भाई दूसरा जगह दे ही दो, इंसान ही है, मजबूर है तभी तो वहाँ रह रहा है। एंड कंसल्टेशन विद द आउस्टीज। आउस्टीज समझते हैं क्या आप? जिन बाहर निकाले जाने वाले लोगों के, जो लोग हैं मतलब जो निवासी वहां पे जिनको बाहर निकाला जा रहा है, उनके भी कंसल्टेशन की जरूरत है, रिहैबिलिटेशन मेजर्स की भी जरूरत है बिफोर इविक्शन, उनको निकाले जाने की। लीगल नोटिस अलग है, कई बार आपने देखे होंगे क्राइम सीन में भी लीगल मतलब लीगली कोई चीज़ भले ही हो लेकिन ह्यूमैनिटी को भी ध्यान में रखा जाता है, उस ह्यूमैनिटी को भी दिमाग में रख के काम किए जाते हैं, क्योंकि जो रूल्स होते हैं वो इंसानों के लिए बने होते हैं, न कि इंसान रूल्स के लिए बने होते हैं। तो सिचुएशन के बेसिस पे इसीलिए अमेंडमेंट्स भी देखने को मिलते हैं कि जजमेंट्स आए हैं जहाँ पे कि ये बोला गया है कोर्ट के रिहैबिलिटेशन मेजर्स होने चाहिए और जिन्हें निकाला जा रहा है उनके भी कंसल्टेशन की जरूरत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अभी जैसे इस केस में हल्द्वानी में बोल दिया गया कि 7 दिन का समय, जाओ तुम लोग यहाँ से, कहाँ चले जाएंगे लोग? तो ये उनसे भी तो कंसल्टेशन हो, ठीक है भाई निकाल रहे हो तो कम से कम समय दो, या फिर कुछ क्या तुम्हें चाहिए, कैसे किया जाए, क्योंकि वो बाहरी लोग तो हैं नहीं, हमारे ही देश के लोग हैं। अगर हम उनको भगा देंगे तो 50,000 लोगों की जिंदगी का मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप कि देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, ये तो फिर सही नहीं है ना यहाँ पे। तो इस पे भी विचार होना चाहिए। ठीक है, नियम कानून अपनी जगह है, ये लोग अपने ही हैं, तो अब इनके भी हित की बात सोचनी है। पूरा हटा देंगे तो वो जाएंगे कहाँ? हैं तो हमारे अपने ही। सम कोर्ट्स हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड, कुछ कोर्ट्स ने ऐसा भी रिकॉर्ड किया है, ऐसे व्यू को भी, दैट मैंडेटरी रिहैबिलिटेशन, जो मैं बता रहा था कुछ देर पहले कि जो ये मैंडेटरी मतलब कि आपका मजबूरी है, जरूरी है, नेसेसरी है रिहैबिलिटेशन, क्यों देना ही है हमें रिहैबिलिटेशन उन्हें, में प्रूव, ये इस बात को भी सिद्ध कर सकती है या इस बात को भी सामने ला सकती है टू बी एन इंसेंटिव फॉर एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का इंसेंटिव का मतलब कि एक तरीके का इनाम कि आप एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, तो अगर ये मजबूरी ये है कि अगर कोई एनक्रोच किया हुआ है उसको वहां से आप हटा रहे हैं इस मानवता के बेसिस पे, तो ऐसा भी तो है कि लोगों की कहीं आदत न बन जाए कि चलो एनक्रोच कर लेते हैं, जब हटाएगी सरकार तो हमको बोलेंगे हमको रहने की जगह दो। तो ये भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं। तो क्या कर सकते हैं? अब इस पे आप अपने विचार जरूर दीजिएगा, क्योंकि सारे केसेस यहाँ पे लिखे गए हैं। आगे, द हल्द्वानी इविक्शन। हल्द्वानी मतलब वो जगह का नाम जो उत्तराखंड में है, वहां से जो लोगों को हटाए जाने की बात है, जो उसके प्रयास हैं, हैज अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश टेकन कम्युनल ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब एक रूप लेना, कम्युनल मतलब हो गया सांप्रदाय, जिसमें धर्म की बात आ गई। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो हल्द्वानी जो ये इविक्शन चल रहा है, यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो मुस्लिम्स हैं। तो अब ये भी एक तरीके की पॉलिटिक्स बनने लगी है कि चूंकि ये मुस्लिम्स हैं इसलिए इनको टारगेट करके वहाँ से हटाया जा रहा है। तो कम्युनल ओवरटोन ले रहा है, एक मतलब सांप्रदायिक रूप लेने के इसके पूरे चांसेस हैं कि शायद ये ले ले अनफॉर्चुनेटली। एंड देयर अपीयर्स, और ऐसा प्रतीत होता है, टू बी क्लेमर। क्लेमर मतलब होता है आपका शोर शराबा करके, खूब हल्ला मचा करके डिमांड करना, मतलब डिमांड मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस। तो यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो हल्ला होने वाला है, डिमांड होने वाला है फॉर द अर्ली इविक्शन ऑफ द मुस्लिम रेसिडेंट्स। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम जो लोग हैं वहाँ के रेसिडेंट्स हैं उनको जितनी जल्दी हटाया जाए, इस बात का भी दावा वहाँ पे किया जा रहा है, इस चीज़ का हो हल्ला हो रहा है। इंडिया डज नॉट हैव अ गुड रिकॉर्ड। इंडिया का मतलब अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, किस पे नहीं रहा है? ऑन रिहैबिलिटेशन ऑफ दोज, मतलब उन लोगों से रिलेटेड जो रिहैबिलिटेशन ऑफ दोज इविक्टेड। इविक्टेड मतलब क्या हो जाएगा? निकाले गए हैं फ्रॉम पब्लिक स्पेस। दोज हु आर बीइंग इविक्टेड और हु हैव बीन इविक्टेड, मतलब जिनको, ये भी एक्चुअल में क्या था ना, क्या एडजेक्टिव क्लॉज था, हु हैव बीन हटा दिया गया यहाँ से, इविक्टेड फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस मतलब सरकारी जमीन से जिनको हटाया गया है उनको रिहैबिलिटेशन देने का जो रिकॉर्ड रहा है इंडिया का, उसमें कोई बहुत अच्छा रोल नहीं रहा है, मतलब गड़बड़ी रहा है। दिस केस प्रेजेंट्स, ये जो केस है और ये जो केस मुद्दा अभी सामने आया है, उपस्थित करती है क्या? एक अवसर किसके लिए? टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए, टू ले डाउन मतलब एक नियम बना दे, टू ले डाउन द लॉ, एक नियम बना दे क्या? ऑन मीनिंगफुल रिहैबिलिटेशन, मतलब एक अर्थपूर्ण रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास की सुविधा पे एक व्यवस्था बनाए, एज वेल एज इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ एनक्रोचमेंट। यानी यहाँ पे ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि वो अब जो है कि कुछ नया नियम कानून बनाए जिसमें रिहैबिलिटेशन का मीनिंगफुल रहे, जिसमें ले डाउन करे, उस पर ध्यान दे इस नियम पे,
और ऐसा नहीं खाली वही करे, और एनक्रोचमेंट जो होता है वो एनक्रोचमेंट ना हो, इसके लिए कुछ इफेक्टिव मतलब एक मजबूत एक प्रभावशाली प्रिवेंशन रोकथाम का कुछ नियम कानून बनाए। ठीक है, अच्छा आर्टिकल था। आर्टिकल वैसे इजी था, देखिए सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे, देख लें अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो, जितने वर्ड्स यहाँ पे आए थे यहाँ देख लें आप लोग। इविक्शन, इविक्शन का मतलब क्या है, रिमूवल। कहते हैं इविक्शन इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली फोर्सिंग समवन टू लीव अ हाउस, निकाल देना किसी को। ऑक्यूपेंट रेसिडेंट हो सकते हैं आपके, टेनेंट मतलब किराएदार। स्क्वेट क्या है, पीपल हु स्क्वेट क्या हो जाएगा, कॉमा, ऑक्यूपाई एन अनयूज्ड बिल्डिंग और अनयूज्ड लैंड विदाउट हैविंग अ लीगल राइट टू डू सो। स्लू, अ स्लू ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ देम। एंटेल का मतलब क्या होता है, टू इम्पोज कर देना, टू इन्वॉल्व करना, टू इम्प्लाई एज अ नेसेसरी accompaniment or result. Underscore मतलब वही है, something such as an action or an event underscores another, it draws attention to the other thing or emphasizes. तो in short emphasize करना। तो इस बार ये भी लिख दिया है, इसको मैं अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वो टेलीग्राम वही है, इंग्लिश बाय रवि प्रजापति सर। टेलीग्राम जो ग्रुप मैंने बनाया है उसका नाम यही है, इंग्लिश बाय रवि प्रजापति सर। ये कुछ और भी वर्ड्स जो है आप यहाँ पे देख लीजिए, इस बार सारे रेडी करके लाया हूं मैं यहाँ पे, तो इतने सारी चीजें थे। फॉर्मुलेट और एनफोर्स एंड इंसिस्ट ऑन अ रूल और प्रिंसिपल, तो ये देख लें आप। ओवर आया था ना, ओवरटोन, इफ समथिंग हैज ओवरटोन्स ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और इक्वालिटी इज सजेस्ट, यहाँ पे मतलब क्या है, इंडिकेट दैट थिंग और क्वालिटी बट डज नॉट ओपनली एक्सेप्ट, मतलब उसमें कहीं ना कहीं बू आते हैं। यहाँ पे देखा ना, कम्युनल ओवरटोन्स, इसका ये मतलब था कहीं ना कहीं उसमें सांप्रदायिकता की बू आ रही है, लेकिन पूरी तरीके से वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है। तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि जो ये एनक्रोचमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, क्या उनको पूरी तरह से वहां से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो जमीन तो सरकार की ही है, या हटाया जाना चाहिए, तो क्या उन्हें एक हफ्ते का समय जो दिया गया है वो सही है, या और समय बढ़ा के पूरा हटा देना चाहिए, सरकार जिम्मेदार नहीं है। दूसरा आप ये बताएं कि सरकार हटाए तो, लेकिन चूंकि कई सालों से वो वहां पे रह रही है, तो जाहिर सी बात है कि लोग तो अपने ही हैं, वो उनकी ये इनकी मजबूरी है कि उन्हें जमीन जो है कि एनक्रोच करके रहना पड़ रहा है। भाई बिल्डिंग्स बनाए हैं, स्कूल से सब, जिंदगी वहीं चली गई, अचानक से कहाँ जाएंगे वो। तो सरकार को एक दूसरा व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास पैसे तो हैं, इतनी गरीब तो नहीं है कि अपने देश के लोगों के लिए जो है कुछ कर नहीं सकती। वैसा तो है कि पूरा तोड़ी दे डायरेक्ट, एक क्रूअल अप्रोच नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ अनदर लेसन and hope all of you have enjoyed the session. I'll be back soon with another lesson. Meanwhile, till then, bye bye, take care.